नमस्कार दोस्तों, एक बार से पुनः आप सभी का स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशनल हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। अभी तक हम लोग जो है मौर्योत्तर काल तक पहुंच चुके हैं। अब आज हम जो है गुप्त काल प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और बार बार जो है पर्सनली से शेयर न करना पड़े। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके और ज़रूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो गुप्तकाल है ये बहुत ही समृद्ध काल रहा है, बहुत ही विकास हुआ है इसमें। हर एक चीज़ का धन धान्य से ये बहुत पूर्ण रहा है और इसमें से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप आज गुप्तकाल अच्छे से पढ़ें। और गुप्तकाल, मौर्यकाल, ये दो ऐसे वो हैं जो कोई भी परीक्षा हो उसमें इनमें से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। और जिस परीक्षा की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं वो महाभारत का युद्ध है, तो उसमें एक से एक योद्धा आते हैं। आप भी एक योद्धा हैं। 5 जून परीक्षा की यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 दिनांक आ चुकी है। 2 फरवरी से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, परीक्षा फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मैं आपका पूरा सिलेबस इस चैनल पर कंप्लीट करा दूँगा, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस टेक्नोलॉजी है और इसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का अभी एक शेड्यूल बनाएंगे और करंट अफेयर्स जो है संडे के संडे जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन किया करेंगे और संडे के संडे जो है करंट अफेयर जो भी है पूरे सप्ताह का वो मैं इस पे जो है वीडियो बना के डाल दिया करूँगा। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं या इस पे मैसेज भी कर सकते हैं, तो पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी और बाकी बातें बाद में होंगी क्योंकि समय बहुत अमूल्य है। तो प्रारंभ करते हैं गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य की पृष्ठभूमि क्या रही है? गुप्त साम्राज्य की जो है पृष्ठभूमि 4वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। जो 4वीं सदी थी उसके प्रारंभ में भारत में कोई भी बड़ा राज्य अस्तित्व में नहीं था। यद्यपि कुषाण एवं शक शासकों का शासन जो है 4वीं सदी ईस्वी तक जो है जारी रहा है, लेकिन उनकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और सातवाहन वंश का शासन 3य सदी ईस्वी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी राजनीतिक स्थिति में गुप्त राजवंश का जो है उदय हुआ। मतलब कि जो कुषाण थे, कुषाण और शक शासकों का शासन जो है 4वीं सदी ईस्वी तक जारी रहा था, लेकिन उनकी शक्ति जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और सातवाहन वंश का शासन 3य ईस्वी सदी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। तो दोनों ही शक, कुषाण और ये सातवाहन तो समाप्ति हो चुके थे। शक और कुषाण वाली जो है उनकी स्थिति अब उतनी पहले जितनी अच्छी नहीं रह गई थी। तो इस स्थिति में जो है गुप्त वंश का उदय हुआ था। कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्रों एवं गणतंत्रों का जो है उदय हुआ है। कुषाणों का जब पतन हो गया है उसके बाद उत्तर भारत में अनेक राजतंत्र और अनेक गणतंत्रों का उदय हुआ। राजतंत्रों में गुप्त, नाग, आभीर, इक्ष्वाकु तथा गणतंत्रों में जो है अर्जुनायन, मालव, यौधेय, लिच्छवी आदि शामिल थे। कुषाणों के बाद लगभग 4 शताब्दियों तक भारत का सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास होता रहा, जो कि मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल से संबंधित है।
गुप्त वंश का आरंभिक राज्य जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक जो गुप्त मुद्राएं हैं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। तो इस आधार पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनके लिए जो जब गुप्त काल का जो है प्रारंभ हुआ है तो बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश जो है उन्हें ज़्यादा सहज महसूस हुआ। और उत्तर प्रदेश में ही, क्योंकि आरंभिक गुप्त काल की जो आरंभिक समय की जो मुद्राएं हैं, शिलालेख हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही जो है मिले हैं। तो इस बात से आधार लगाया जा सकता है कि आरंभ जो है गुप्त काल का उत्तर प्रदेश से ही हुआ था। गुप्त संभवतः वैश्य थे तथा कुषाणों के सामंत रहे थे। जो ये गुप्त थे ये वैश्य थे, और ये जो कुषाण काल है तो कुषाण कालों के समय में ये कुषाणु जो राजा थे उनके जो है ये सामंत रहे थे। कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीक एवं वैवाहिक संबंधों ने जो गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुषाणों से प्राप्त जो इन्होंने कुषाणों से जो सैनिक वाली टेक्नोलॉजी थी वो प्राप्त की थी, क्योंकि ये उन सामंत तो थे ही उनके यहाँ, तो युद्ध लड़ने की कला और हथियार बनाना, रथ, ये सब इत्यादि जो हैं ये सब चीज़ें इन्होंने कुषाणों से ही सीखी थी। और इन लोगों के जो है वैवाहिक संबंध भी जो है रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके राज्य को बढ़ाने में और सुदृढ़ करने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो इन कारणों से जो है गुप्तों का राज्य काफ़ी बड़ा और सुदृढ़ीकरण करने में इन लोगों को बहुत ही अधिक सहायता मिली। अब जो है गुप्त राजवंश है, तो गुप्त राजवंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसके कुछ जो है स्रोत दिए गए हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण है। यानी कि साहित्य में भी इनके बारे में चर्चा है, पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें भी इनके बारे में चर्चा है, और तथा जो विदेशी यात्रियों का विवरण है वो भी, क्योंकि जो विदेशी यात्री आए थे कुषाणों के समय में आए, मौर्यों के समय में आए, जो बता चुके हैं कौन कौन आए थे, तो उन लोगों ने भी जो है गुप्तों के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। तो अब साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। विशाखा दत्त का जो नाटक है मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त के नाटक जो देवी चंद्रगुप्तम है से गुप्त शासक समुद्र रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं हैं ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम तथा शूद्रकृत मृच्छकटिकम और वात्सायन कृत कामसूत्र में भी गुप्त काल की जो है जानकारी मिलती है। अब पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, जो पुरातात्विक स्रोतों से जो है गुप्तों के बारे में जानकारी मिले, तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों, सिक्कों तथा स्मारकों से जो है गुप्त राजवंश के इतिहास का ज्ञान होता है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसके बाद उससे भी जो है जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भित्री स्तंभलेख से हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है इस बात की जानकारी देता है कि उसने सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। ये प्रश्न एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है कि किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि जूनागढ़ स्तंभलेख का मतलब स्कंदगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, तो जूनागढ़ अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन राजाओं के सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस काल में सोने के सिक्कों को दीनार, चांदी के सिक्कों को रूपक तथा रुपयक तथा तांबे के सिक्कों को जो है माशक कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो है राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। जो गुप्तकालीन सिक्कों की जो है सबसे बड़ा खजाना मिला है वो राजस्थान के बयाना में मिला है। गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्के का सबसे बड़ा ढेर तो बयाना में मिला है। मंदिरों में अब इनके जो गुप्तकालीन जो मंदिर हैं, तो मंदिरों से भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि मंदिरों का जो इन्होंने गुप्त राजाओं ने निर्माण करवाया वो बहुत मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि मंदिर का नाम दे दिया कि किस जो है स्थान पर है या किस राजवंश से संबंधित है। तो इस तरह से जो इन्होंने मंदिर बनवाए हैं तो उन मंदिरों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मंदिरों में जो है तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। भूसरा का विश्व मंदिर, ये जो है सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। नचना कोठारा का पार्वती मंदिर, ये जो है पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीतरगांव का मंदिर,
ये जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये जो है झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये सब जो है विशेष उल्लेखनीय है। गुप्तकालीन स्मारकों में जैसे मंदिर हो गए, मूर्तियां हो गई, चैत्य गृह आदि से तत्कालीन कला और स्थापत्य की जानकारी मिलती है। तो जो मंदिर हैं और इनके स्मारक हैं, इन सब चीज़ों से उस समय की जो इनकी स्थापत्य कला क्या रही है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अजंता एवं बाघ की जो गुफाएं हैं, उनके कुछ चित्र भी गुप्तकालीन माने जाते हैं। अब विदेशी यात्रियों का विवरण, जो विदेशी यात्री आए थे भारत में, उन्होंने गुप्तकाल के बारे में क्या विवरण दिया है और किन किन चीज़ों में दिया है, किस तरह से दिया है, तो जरा उसके बारे में देखेंगे। गुप्तकाल में जो है प्रमुख विदेशी यात्री जो हैं फाहियान और वेनसांग हैं, यही दो हैं अधिकतर, और यही आए थे और ये रहे थे। इन्होंने जो है लिखा भी है। तो फाहियान क्या कहते हैं, ये चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और इन्होंने जो है मध्य देश का वर्णन किया है। और वेनसांग, इसने जो है कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। इसके विवरण से ही पता चलता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विहार की जो है स्थापना करवाई थी। अब गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास क्या है। अब गुप्त राजवंश का जो है प्रारंभिक इतिहास है। गुप्त राजवंश की स्थापना के संबंध में अधिकांश इतिहासकारों में मतभेद है। दो मोहरों, जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत में श्रीगुप्तस्य अंकित है, से प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने इस वंश की जो है स्थापना की थी। अब गुप्त काल के प्रमुख शासक कौन कौन हैं, तो गुप्त काल के प्रमुख शासक हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करते थे। इतिसिंह ने विवरण के अनुसार उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए। श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। स्कंदगुप्त के सुपिया के लेख, जो रीवा मध्य प्रदेश में है, में भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। अतः इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनैतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुआ। अब आ जाइए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 से 350 ईस्वी तक रहे हैं। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत का आरंभ जो है माना जाता है। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और लिच्छवी राज्य को राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाई। इसकी पुष्टि दो प्रमाणों से होती है। नंबर 1, स्वर्ण सिक्के, जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार आदि है। दूसरा प्रमाण जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख हैं। इसमें उसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। उसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर अपना और कुमार देवी का नाम खुदवाया। इन सिक्कों के पृष्ठ भाग पर लिच्छवाया जो है उत्कीर्ण है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। उसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर अपना और कुमार देवी का नाम खुदवाया। इन सिक्कों के जो है पृष्ठ भाग पर लिच्छवया यानी लिच्छवी जो है उत्कीर्ण करवाया। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। फ्लीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 से 20 ईस्वी में किया गया था। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए।
समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। समुद्रगुप्त फिर आ जाता है 350 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने आर्यवर्त तथा दक्षिणावर्त के 12-12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी के स्रोत किन से मिलते हैं? हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ भी कहते हैं, उससे मिलते हैं। तो उसमें क्या है, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है, तथा चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विजय की आक्रमण नीति को अपनाया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशांबी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जो है जहांगीर तथा बीरबल का उल्लेख मिलता है। अब एरड़ स्तंभ लेख। एरड़ स्तंभ लेख जो है ये मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित एरड़ से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी राजा माना जाता है। इस अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेघ यज्ञ करने वाला कहा गया है। हालांकि प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन नहीं है। अब समुद्रगुप्त की मुद्राएं। समुद्रगुप्त की मुद्राएं क्या क्या रही हैं? तो समुद्रगुप्त को हमें कुल 6 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती हैं। एक कौन सी मुद्रा है? गरुड़ प्रकार, दूसरी धनुर्धारी प्रकार, तीसरी परशु प्रकार, चौथी अश्वमेघ प्रकार, पांचवी व्याघ्रहनन प्रकार, छठी वीणावादन प्रकार। तो ये जो है मुद्राएं समुद्रगुप्त की प्राप्त होती हैं। अब जो गरुड़ प्रकार मुद्रा है, तो गरुड़ प्रकार मुद्रा में क्या है? गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य प्रदान करती हैं। इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है। मुद्रा के पृष्ठभाग पर सिंहासनसीन देवी के साथ साथ पराक्रम है शब्द जो है अंकित है। फिर धनुर्धारी प्रकार। धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं में क्या है? धनुर्धारी प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इसके पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी देवी के साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है। मुद्रा के पृष्ठभाग पर राजा जो है धनुष बाण लिए हुए खड़ा है। फिर तीसरी है परशु प्रकार। इसमें राजा परशु धारण किए हुए है तथा उसकी उपाधि कृतांत यानी परशु अंकित है। फिर अश्वमेघ प्रकार। इस प्रकार के सिक्के जो हैं समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों का प्रमाण है। इनकी मुद्रा पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख यानी राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है उत्कीर्ण है। व्याघ्रहनन प्रकार। इसमें समुद्रगुप्त को व्याघ्र का आखेट करते हुए दिखाया गया है। पृष्ठभाग पर गंगा घाटी की विजय के रूप में मकर वाहिनी गंगा तथा राजा समुद्रगुप्त जो है उत्कीर्ण है। फिर वीणावादन प्रकार। इसमें समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त को जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब आ जाइए सैन्य अभियान। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान कौन कौन से रहे हैं? समुद्रगुप्त एक महान सेनापति एवं कुशल योद्धा था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई। अपनी विजय अभियानों के द्वारा उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आर्यवर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान जो है दक्षिणापथ की विजय, आठविक राज्यों की विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया। इस अभियान के दौरान उसने अच्युत नागसेन तथा कोतकुलज शासकों को जो है हराया। दक्षिणापथ के राज्यों में कुल 12 राज्य थे। कौशल, महाकांतार, कोरल,
पिष्टपुर, कोट्टूर, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कुस्थलपुर। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ विजय के लिए 3 नीति अपनाई। प्रथम ग्रहण यानी शत्रु पर अधिकार, दूसरी जो है मोक्ष यानी कि शत्रु को मुक्त करना, और तीसरी जो है अनुग्रह यानी शत्रु को उसका राज्य लौटा देना। ये 3 नीति जो है समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। दक्षिणापथ के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा, जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय की। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में राजा थे रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। समुद्रगुप्त ने फिर जो है आठविक राज्यों को अपना सेवक बनाया। फ्लीट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। सीमावर्ती राज्य भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे, जिनमें समतट, डवाक, कामरूप, कर्तपुर तथा नेपाल आदि राज्य शामिल थे। समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए, जिनमें शामिल हैं देवपुत्र, सहिष, शाहानुशाही, शक, मुरुंड, सिंघल आदि। अब समुद्रगुप्त की विजय नीतियां क्या थी? विजय अभियान तो था, तो अब विजय नीतियां भी रही होंगी। तो विजय नीतियां समुद्रगुप्त की क्या थी? राज्य पृष्ठभूषण की नीति, सर्वकर दानाज्ञाकरण की नीति, परिचारिकीकृत नीति, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, कन्योपायन, ये जो है समुद्रगुप्त की नीति थी। अब राज्य प्रसभोदरण की नीति जो थी वो मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लेना, यह नीति थी वो। अब सर्वकरदानाज्ञाकरण की जो नीति थी, यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। अब परिचारिकृत नीति जो थी, यह आटविक यानी जनजातीय राज्यों को सेवक बनाने की नीति थी। ग्रहण मोक्षानुग्रह यानी दक्षिण भारत को 12 राजाओं के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः उनके राज्य सौंप दिए गए। फिर कन्योपायन, विदेशी राज्यों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंध की नीति थी। अब अश्वमेध यज्ञ आता है। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या है? अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें जो है सम्मिलित था। अब समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं? समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की जो है उपाधि उसे प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियां धारण की जो उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलती हैं। उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवड़ ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति दे दी गई थी, जो कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की जो है उपाधि मिली है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था, इनके बारे में जानेंगे। 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जो है गद्दी पर बैठा। वह शकों से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया था। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया।
दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ, जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। ठीक है। उदयगिर गुहा अभिलेख से भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। उसके शासन काल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। अब वैवाहिक संबंध तथा साम्राज्य विस्तार, तो सिंपल सी बात है, ये चीज पहले भी हुई है। जिस तरह से गुप्त वंश ने जो है कुषाणों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि सामंत थे गुप्त जो है कुषाणों के, और इन सब चीज़ों से राज्य विस्तार में उन्हें जो है काफ़ी सहायता मिली, सैन्य विस्तार में भी सहायता मिली। तो वैवाहिक संबंध तथा साम्राज्य विस्तार, चंद्रगुप्त ने भी उसी नीति पर जो है काम किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से जो है साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदंब शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इससे मालवा एवं उसका मुख्य नगर उज्जैन जो है समृद्ध हुआ। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया था, जबकि पहली राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय और शक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को जो है पराजित किया। संभवतः शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। भारतीय अनुश्रुतियां उसे शकार्य के रूप में स्मरण करती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के जो है चलाए। अन्य नाम और अन्य उपाधियां क्या क्या हैं? तो अन्य नाम हैं देवीगुप्त, देवराज एवं देवश्री, और उपाधियां हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि। अब कला और साहित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण युद्धों के कारण नहीं, बल्कि कला एवं साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण किया जाता है। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। इनमें कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर्क, वराह मिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी भारत आए। फाहियान का यात्रा विवरण अभी हम बाद में देंगे। पहले थोड़ा सा ही कला और साहित्य के बारे में 2 लाइनें और है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के जो है प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन शैव धर्मानुयायी था और सेनापति अमराकदव बौद्ध अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। अब आ जाइए कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य 415 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ, परंतु कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है। वह शासक ध्रुव देवी यानी रामगुप्त की पत्नी का पुत्र गोविंदगुप्त था। यह एक विवादास्पद विषय है। कुमारगुप्त के बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्ट ने की थी। अब आ जाइए सिक्कों पे। तो मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ। कुमारगुप्त ने जो है मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई। इस प्रकार की मुद्रा के मुख भाग पर मयूर को खिलते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है।
कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। अब उपाधियां क्या क्या रही हैं? कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा अश्वमेध आदि उपाधियां जो है धारण की थी। अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं? कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिन में पुष्यमित्र नामक जाति ने आक्रमण किया। स्कंदगुप्त पुष्यमित्र को पराजित करने में जो है सफल रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड और महायान कहा जाता था। अब जो फाहियान का है, फाहियान के बारे में थोड़ी सी दो लाइनें समझ लेते हैं। फाहियान का यात्रा विवरण क्या है? तो फाहियान चीन मध्य एशिया पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया और ताम्रलिपि से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा। उसके वर्णन इस प्रकार हैं। मध्य देश ब्राह्मणों का देश था। यहाँ के लोग सुखी एवं संपन्न थे। लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का जो है प्रचलन था। मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे तथा मांस, मदिरा, प्याज तथा लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे। इसमें जो है चांडाल अपवाद है, वो मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि चीजों का वो प्रयोग करते थे। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्राएं की। संकीसा तथा श्रावस्ती में उसने अनेक स्मारक तथा भिक्षु देखे। पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा तथा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। उसने नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती तथा कपिलवस्तु की भी यात्राएं की। चीनी ग्रंथ में भारत को यिनतू कहा गया है। अब आइए स्कंदगुप्त पे। तो स्कंदगुप्त जो है 455 से 467 ईस्वी तक रहा है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी जो है स्कंदगुप्त था। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेक्ष कहा गया है। अब हूण क्या है? चलो हूण बताएंगे हम। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। वेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने के प्रमाण मिलते हैं। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा था। अन्य शासक कौन कौन रहे हैं? स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय शासक हुए। बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया। नरसिंहगुप्त ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। भानुगुप्त ने एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी में सती प्रथा की पहला अभिलेख जो है प्रमाण में मिलता है। मतलब भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण जो है मिलता है हमें। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ। उनमें वल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी तथा थानेश्वर के पुष्यभूत वंश आदि जो है प्रमुख थे। अब गुप्तों का शासन 550 ईस्वी तक जारी रहा, परंतु पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया था। अब एक बार हूण, जरा दो लाइन हूणों के बारे में जानेंगे। हूण क्या थे? हूण कौन थे? कहां से आए थे? तो हूण राज्य फारस से खोतान तक फैला हुआ था, जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान के बमियान में थी। प्रथम हूण आक्रमण जो है खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय में हुआ। तोरमाड़ और मिहिरकुल प्रसिद्ध हूण शासक हुए। मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। अब आ जाइए गुप्तकालीन प्रशासन कैसा था। तो गुप्तकालीन शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन साम्राज्य की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है।
पहले मतलब राजा यानी सम्राट, तो गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा था। गुप्तकालीन राजाओं द्वारा भारी भरकम उपाधियां धारण की गई हैं, जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक इत्यादि। राजा का यह कर्तव्य था कि वह युद्ध और शांति के समय में राज्य की नीति को सुनिश्चित करे। किसी भी आक्रमण से जनता की सुरक्षा करना राजा का जो है कर्तव्य था। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, अतः वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों एवं रीतियों के अनुरूप करता था। इस काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी, लेकिन ज्येष्ठाधिकारी जैसे तत्व कम ही दिखाई पड़ते हैं। अब मंत्रिपरिषद और दूसरे अधिकारीगण। कामंदक एवं कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का जो है उल्लेख किया है। गुप्त काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंतों तथा उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। सबसे बड़े जो हैं पदाधिकारी हैं वो होते थे कुमारगुप्त होते थे, राजा जिन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नगद वेतन पाते थे। अल्टेकर महोदय का मत है कि कुमारामात्य आधुनिक आईएएस वर्ग के पदाधिकारियों की भांति थे। समझ रहे हैं क्या? अल्टेकर महोदय का मत है कि जो कुमारामात्य थे वो आधुनिक आईएएस अधिकारियों के मतलब अनुसार उनका जो है रुतबा था। तो इसी परीक्षा के लिए आप लगे हैं, यानी कि गुप्त साम्राज्य के कुमारा मात्य बनने के लिए। तो कुमारा मात्य बनने के लिए आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लगन चाहिए, निष्ठा चाहिए तथा त्याग चाहिए, और उन सब के साथ समय चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको आपके लक्ष्य में निश्चित सफल बनाएंगे। जितना भी आपको बताया जा रहा है, अगर वह आप पढ़ते रहे, सुनते रहे, इनके नोट्स भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे सारे। और इतनी अगर आपने जो है तपस्या कर लिया, परिश्रम आपने इतना कर लिया कि आप मात्र हमारे साथ जुड़े ही रहें, तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी निश्चित तौर पे निकल जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए हम अलग से क्लासेस जो है प्रारंभ करेंगे, उनमें जो है विषय अनुसार जो विषय हैं उनमें देखेंगे कौन कौन कितने छात्र किस किस विषय के हैं, तो इस हिसाब से जो है अलग अलग क्लासेस जो हैं चालू करेंगे। वो भी सब निःशुल्क ही रहेंगी, किसी का कोई शुल्क दे नहीं होगा। नोट्स आप सभी को उपलब्ध करवाए जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ज़्यादा समय न बर्बाद किया जाए। तो कुमारामात्य प्रांतीय पदाधिकारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन तथा केंद्र के बीच कड़ी का काम करते थे। गुप्त शासक मंत्रियों से सलाह लिया करते थे और सभी महत्वपूर्ण मामलों पर अपने अधिकारियों को लिखित आदेश या संदेश दिया करते थे। अब थोड़े से जो है गुप्त काल के जो अधिकारी हैं और उनके विभाग हैं वो हम आपको बताएंगे, तो जरा ध्यान से सुने। महाबलाधिकृत ये सेनापति होता था। महादंड नायक यह न्यायाधीश होता था। संध विग्रहिक यह युद्ध एवं शांति का मंत्री था। दंडपाशिक यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी था। भंडागाराधिकृत यह राजकोष का अधिकारी था। महाछपटलिक यह लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महाप्रतिहार यह राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला जो है अधिकारी होता था। तो हरिशेण जो है, हरिशेण समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक। फिर वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक। फिर शिखर स्वामी ये चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री। पृथ्वीशेण ये कुमारगुप्त का मंत्री। पर्णदत्त एवं चक्रपालिक ये स्कंदगुप्त का मंत्री। गुप्त काल के ये जो है प्रमुख अधिकारी हैं। गुप्त काल में एक अधिकारी एक साथ अनेक पद ग्रहण करता था, पोर्टफोलियो वाला। समझे? ये पॉलिटिक बताएंगे। अनेक पद ग्रहण करता था। इस काल से पद वंशानुगत भी होने लगे थे, क्योंकि एक ही परिवार को की कई पीढ़ियां ऊंचे पदों को धारण करती थीं, जिसकी जानकारी कर्मदंड अभिलेख में मिलती है। अब आ जाइए प्रांत, जिला और स्थानीय शासन यानी ग्राम शासन। तो इनमें क्या क्या रहा है? शासकीय सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को राष्ट्रों या भुक्तियों में विभाजित किया गया था। गुप्तकालीन अभिलेख में कुछ भुक्तियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे बंगाल में पंडुवर्धन भुक्ति था, जिसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था।
प्रांत या भुक्ति को पुनः जिलों में, प्रदेश या विषय में बांटा गया था, जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था। जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती थी, इसे विषय परिषद कहा जाता था। इसी तरह प्रत्येक नगर में एक नगर परिषद होती थी, जिसमें क्षेत्रीय व्यावसायिक समूह के प्रधानता थी। इस परिषद में शामिल थे नगर श्रेष्ठ पूंजीगत वर्ग का नेता था। सार्थवा विषय के व्यापारियों का नेता था। प्रथम कुलिक या कारीगर समुदाय का प्रमुख था। प्रथम कायस्थीय लिपिकों का प्रधान था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा का कार्य ग्राम की सुरक्षा व्यवस्था करना, निर्माण कार्य करना तथा राजस्व एकत्रित करना था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिकी यानी ग्रामपति या महतर होता था। उसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी, जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। अब न्याय व्यवस्था क्या थी गुप्त काल की? तो न्याय व्यवस्था गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित थे। पहला राजा का न्यायालय, दूसरा पूरा, तीसरा श्रेणी और चौथा कुल। राजा जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक कहा जाता था। गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा के पास था। पहली बार स्पष्ट तौर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों को परिभाषित किया गया और इसका प्रमुख कारण था भूमिदान की प्रक्रिया में तेजी का आना। प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना जाता है। इस काल में गुप्तचर प्रणाली को भी सीमित जानकारी मिलती है। मृक्षकटिकम में नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा गया है। अब सैन्य व्यवस्था क्या रही है गुप्त काल की? तो सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहलाता था। गुप्त काल में राजा के पास स्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे। नंबर 1 पदाति, नंबर 2 रथारोही, नंबर 3 अश्वारोही और नंबर 4 गज सेना। साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में उपरिक, दशापराधिक, चौरोद्रणिक, दंडपाशिक, अंगरक्षक आदि प्रमुख थे। गुप्तचर कर्मचारी को दूत तथा पुलिस कर्मचारी को भट कहा जाता था। रणभंडागारिक यानी पदार्थ वस्तुओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी रसद की व्यवस्था करता था। अब राजस्व के स्रोत क्या क्या थे गुप्त काल में? गुप्त काल में भू राजस्व से प्राप्त आय आमदनी का मुख्य स्रोत थी। सामान्यतः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1/6 भाग का अधिकारी था। इसलिए कालिदास ने सम्राट को षटमांशावृत्ति कहा है। कर की दर जो है 1/4 से 1/6 के बीच थी। किसान हिरण्य यानी नगद तथा मेय यानी अन्न दोनों रूप में भूमिकर की अदायगी कर सकते थे। भूमिकर भोग का उल्लेख मनुस्मृति में तथा भेंट नामक कर का उल्लेख हर्षचरित में जो है किया गया है। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि कर मुक्त होती थी तथा इसके ऊपर धारकों का पूर्ण नियंत्रण होता था। ऐसी भूमिदानों का एकमात्र उद्देश्य शैक्षणिक एवं धार्मिक था। अब इसमें प्रमुख कर कौन कौन से थे अब हम बताते हैं आपको। भाग, ये भूमि उपज का जो है 1/6 वह हिस्सा था। भोग जो है भोग कर, ये जो है राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं जैसे फल फूल सब्जी आदि के रूप में दिया जाने वाला कर था। उद्रंग कर, यह जो है स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। उपरि कर, यह जो है अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। भूतावात प्रत्यय कर, यह जो है विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाया जाने वाला कर था। शुल्क कर, यह सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगाया जाने वाला कर था। अब भूमि कर से जुड़े अधिकारी कौन कौन से थे? ध्रुवाधिकरण, ये जो है भूमि कर संग्रह अधिकारी थे। महाछपटलिक एवं करड़िक, ये जो है आय व्यय लेखा जोखा अधिकारी थे। शौल्किक, ये सीमा शुल्क या भूकर अधिकारी थे। न्यायाधिकरण, ये भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाले अधिकारी थे।
अब गुप्तकालीन समाज, तो गुप्तकालीन समाज कैसा था? तो वर्ण व्यवस्था पहले आती है। तो वर्ण व्यवस्था में क्या है गुप्तकालीन समाज में? गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों का आधार गुण और कर्म ना होकर जन्म था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। क्षत्रिय वर्ग का प्रमुख कार्य क्षेत्र तथा सैनिक सेवा थी। वैश्य वर्ग का प्रमुख कार्य कृषि एवं व्यवसाय था। वाणिज्य एवं व्यवसाय के पतन के कारण उनकी सामाजिक स्थिति में जो है गिरावट आई। चौथा वर्ण जो है शूद्र था। तो जो चौथा वर्ण शूद्र था, अब आगे देखते हैं। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो है परिवार थी। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था। इन्हें अत्यंज तथा चंडाल कहा जाता है। वेनसांग ने शूद्रों को खेतिहार यानी कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया है। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। अब शूद्र सैनिक वृत्ति भी अपनाने लगे थे। इसके अतिरिक्त शूद्रों को इस काल में रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार भी मिला। यानी गुप्त काल से पहले जो है शूद्रों को ये जो महापुराण है, रामायण है, महाभारत है, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, पर गुप्त काल में जो है शूद्रों को इन्हें पढ़ने का अधिकार मिल गया। चंडाल को चारों वर्णों में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। मछली मारने, शिकार करने और मांस बेचने का कार्य जो है चंडाल लोग ही करते थे। नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था और दंड में वर्णभेद कायम था। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्र को सबसे कम दंड दिया जाता था, जबकि हत्या के आरोपी शूद्र को सर्वाधिक दंड और ब्राह्मण को कम दंड मिलता था। वस्तुतः ब्राह्मण मृत्युदंड की सजा से मुक्त था। अब स्त्रियों की दशा, तो स्त्रियों की दशा जो है गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इसका प्रमुख कारण उपनयन संस्कार बंद होना, अल्पायु में विवाह होना, पर्दा प्रथा या सती प्रथा का प्रचलन आदि था। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवी दासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय, उपाध्यायी और आचार्य शब्द आए हैं। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वैश्याओं का वर्णन मिलता है। नारद एवं पाराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। अब दासों की क्या स्थिति रही है? गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही दिया, जो कि इस काल में दास प्रथा के कमजोर होने के संकेत करता है। भूमिदान के कारण भूमि का विखंडन हुआ, जिसमें दासों की जो है उपयोगिता कम हुई। अब गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो पहले देखते हैं कृषि। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। वृहत संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी थी। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर ही निर्भर थी। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप तथा आड़वाप भूमि माप का पैमाना थी। और सिंचाई का प्रबंध जो है राज्य करता था। सिंचाई का सर्वोच्च उदाहरण जो है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अब भूमि के प्रमुख प्रकार भी थे उस समय। कौन कौन से थे? क्षेत्र, क्षेत्र यानी खेती के लिए उपयुक्त भूमि को कहा जाता था। वास्तु, वास्तु यानी वास करने योग्य भूमि को कहा जाता था। खिल, खिल यानी जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे कहा जाता था। अप्रहत, अप्रहत यानी बिना जोती गई जंगली भूमि को कहते थे। गौचर, गौचर यानी पशुओं के चारा योग्य भूमि को गौचर कहते थे, मतलब जहां पशु चराए जा सके। अब वाणिज्य और व्यापार क्या क्या थे इनके काल में? तो वाणिज्य और व्यापार में जो है वस्त्र उद्योग इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का संदर्भ आया है। इस काल में मिट्टी के बर्तन एवं मृद मूर्तियां बनाने तथा पत्थर एवं धातु के सामान तैयार करने का उद्योग भी विकसित हुआ। मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है।
शिल्पियों एवं व्यवसायियों के निगम, श्रेणी तथा संघ होते थे। इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों की श्रेणियों, सार्थवाहों, प्रथम कुलिकों आदि की मोहरें शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी तथा इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख आया है। मंदसौर अभिलेख से यह पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। वाणिज्यिक निकायों का उनके वास्तविक कार्यों या स्वरूप के आधार पर विभाजन किया गया है। तो श्रेष्ठ कुलिक निगम क्या थे? श्रेष्ठ कुलिक निगम जो है श्रेणियों, शिल्पियों एवं श्रेणियों का केंद्रीय निगम या संघ था। पूरा जो है विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह था। श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों का समूह था। निगम व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। इसका प्रधान श्रेष्ठी होता था। अमरकोश के अनुसार निगम ऐसे व्यापारियों का संगठन था जो एक ही नगर में रहकर व्यापार करते थे। अब इस काल तक रोमन व्यापार का जो है पतन हो चुका था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ताम्रलिपि पूर्वी भारत का, जबकि मृगुकच्छ पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। मृगुकच्छ जो है भड़ौच। इस काल में चीन से रेशम, इथियोपिया से हाथी दांत तथा अरब, ईरान एवं बैक्ट्रिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। अब मुद्राएं कौन कौन सी थी? तो मुद्राएं जो है गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है। सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के जो है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात आरंभ किए थे। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तकालीन जो है सर्वाधिक सिक्के बयाना यानी राजस्थान में मिले हैं। अच्छा, एक चीज और है, गुप्त काल में जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए हैं, ठीक है। पर अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए हैं, तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो कुषाण काल में चलाए गए हैं, और सर्वाधिक सोने के सिक्के जो हैं वो गुप्त काल में चलाए गए हैं। अब धार्मिक स्थिति देखते हैं। गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को जो है दिखाया गया है। इस काल में जो है विष्णु के अतिरिक्त शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष आदि देवताओं की भी उपासना होती थी। इस समय हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। एक, मूर्ति उपासना का जो है केंद्र बन गई। दूसरा, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। तीसरा जो है वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ। हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन व बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे, अतः बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रचार प्रसार भी हुआ। इस काल में महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमा बनाई जाने लगी। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे, परंतु गुप्त काल में चलकर ये षड दर्शन के रूप में स्थापित हो गए। अब जो दर्शन है और उनके प्रवर्तक हैं वो कौन कौन है जरा देखें। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक अक्षपाद गौतम हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के जो है प्रवर्तक कणाद या उलूक हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो है प्रवर्तक जैमिनी या प्रमुख आचार्य शबर स्वामी हैं। उत्तर मीमांसा या वेदांता के जो है दर्शक प्रवर्तक जो है वादरायण प्रमुख आचार्य गौड़पाद हैं। अब गुप्तकालीन कला और साहित्य यानी गुप्त काल की कला क्या रही है और उनका साहित्य कैसा रहा है, तो उसके बारे में जो है गुप्त काल कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला के साथ साथ अन्य विविध कलाओं का जो है उत्थान हुआ। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का जो है निर्माण हुआ। नंबर 2, इसमें विदेशी मुक्त प्रभाव मतलब ये जो है
विदेशी प्रभाव से मुक्त दिखाई देती है। नंबर 3, कुषाण आदि पूर्ववर्ती कालीन नग्नता का जो है लोप हो गया। धर्म कला के अनुगामी के रूप में, धर्म जो है कला के अनुगामी के रूप में आया। पाषाण का अत्यधिक प्रयोग हुआ, साथ ही ईंटों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया। अब स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में जो है गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है, ये पहले भी बताया जा चुका है आपको। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरि का मंदिर है। इसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। अब मूर्तिकला और चित्रकला, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र जो है मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में विष्णु की मानवाधिकार प्रतिमाएं बनी। बुद्ध की भी अनेक प्रतिमाएं बनी, जिनमें सारनाथ एवं मथुरा की बौद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध है। गंगा एवं यमुना का जो है मूर्ति रूप इसी काल की देन है। गुप्त काल के चित्रों में अवशेष को बाघ, अजंता तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 गुप्तकालीन है। अजंता की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें बोधिसत्व पद्मपाण का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब एक बार गुप्तकालीन जो है प्रसिद्ध मंदिर हैं कौन कौन से हैं वो देखें। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। फिर भूसरा का शिव मंदिर ये कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर के कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। अब शिक्षा और साहित्य गुप्त काल का, तो गुप्त काल में पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा भी आगे चलकर विश्वविख्यात शैक्षणिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में हुई। आर्यभट्ट इस काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या यानी साइन सिद्धांत भी दिया गया। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट के साइन सिद्धांत को और अधिक परिशुद्ध किया है। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने, शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के जो है सूत्र दिए। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। उन्होंने शल्य चिकित्सा को उपचार कलाओं में सर्वोत्तम माना। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का जो है वर्णन किया है। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। वारामिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की जो है रचना की। पुराणों का जो वर्तमान रूप आज देखने में मिलता है उसकी रचना गुप्त काल से हुई थी। इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे गए। गुप्त काल में नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतियों की जो है रचना की गई है। अब गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं: ऋतुसंहारम कालिदास, मेघदूत कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, रघुवंश कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शुकुंतलम कालिदास, विक्रमोर्वशीयम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त, वृहत संहिता वाराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, न्यायावतार सिद्धसेन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसार कामंदक, मृक्षकटिकम शूद्रक और योगाचार्य जो है असंग। एक बार फिर से देखते हैं गुप्तकालीन नाटक और नाटककार जो है। मालविकाग्निमित्रम जो है नाटक है वो कालिदास का है और नाटक का विषय क्या है? अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कथा पर यह नाटक आधारित है।
फिर विक्रमोर्वशीयम जो है ये भी कालिदास का नाटक है और सम्राट पुरूरवा व उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा पर ये आधारित है। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास का ही नाटक है और ये दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त का है और इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखा दत्त का है। इसमें इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से उसके विवाह का वर्णन है। मृच्छकटिकम ये नाटक शूद्रक का है। इस नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्या, चोर एवं धूर्त दास का वर्णन है। स्वप्नवास दत्तम ये भास का है। इसमें महाराज उदयन व वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रतिज्ञा योगम धरायणम ये भास का है। इसमें महाराज उदयन किस तरह योगंग धरायण की सहायता से वासवदत्ता को उज्जैनी से लेकर भागने का वर्णन है। चारुदत्तम ये भास का है। इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। एक बार गुप्तकालीन जो महत्वपूर्ण रचनाएं उन पे फिर दोबारा से एक बार जो है उन्हें पढ़ लेते हैं। ऋतुसंहारम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, विक्रमोर्वशीयम कालिदास। फिर मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त, काव्य दर्शन दंडिन, दश कुमार चरित्र दंडिन, दश स्वप्नवासवदत्ता भास, चारुदत्ता भास, उरुभंग भास, किरातार्जनियम भाराव्य, योगाचार असंग, रावणवध वत्सभट्टी, अमरकोश अमर सिंह, चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिन, विशुद्ध मिग बुद्धघोष, वृहत संहिता वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, न्यायावतार सिद्धसेन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, चरक संहिता चरक और मृच्छकटिकम शूद्रक। तो इसी के साथ हमारा गुप्तकाल पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग जो हैं गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल के बारे में जानेंगे, जिसमें हर्ष वगैरह के बारे में, यानी कि हर्ष और उनका साम्राज्य जो है वो सब हम समझेंगे। वो आगे की क्लास में जो है आपको बताया जाएगा, आगे के सेशन में आपको बताया जाएगा। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप लोगों से एक बार पुनः अनुरोध है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत।